जीवन में असली उड़ान बाकी है, हमारे इरादों का अभी इम्तिहान बाकी है। अभी तो नापे हमने थोड़ी मुट्ठी भर जमीन, अभी तो नापने के लिए पूरा आसमान बाकी है। हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम क्लास 10th के जैक बोर्ड का साइंस विज्ञान का 21 फरवरी को होने वाले एग्जाम के लिए ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों है ना, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का आज हम सॉल्यूशन करवाने वाले हैं, आंसर करवाने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, ठीक है। और इसके सभी प्रश्नों को अच्छे से कर लेना, ठीक है। और इस वीडियो को देख लेने के बाद अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं इसके सबसे पहले सवाल से। देखिए, सबसे पहले हम आपको ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, उसके बाद कुछ सब्जेक्टिव करवाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसके सबसे पहला सवाल, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। किस गोलीय दर्पण का फोकस आभासी होता है? ठीक है, तो उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो किस गोलीय दर्पण का फोकस आभासी होता है? तो याद रखिएगा उत्तल दर्पण का। ठीक है, तो उत्तल दर्पण का जो फोकस होता है वो क्या होता है? आभासी होता है, काल्पनिक होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है, ठीक है। तो बहुत बार आपको हम बता चुके हैं, ठीक है, काफी लॉलीपॉप सवाल है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? डाईऑप्टर। क्या होता है? डाईऑप्टर, जिसको हम लोग डी से सूचित करते हैं, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। गोलीय दर्पण के लिए आवर्धन का व्यंजक है, ठीक है। तो आवर्धन का सूत्र क्या होता है? m बराबर -v/u, -v/u, ठीक है। इसका एक और सूत्र होता है, ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई, ठीक है, h डैश बटा h, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। आवर्धन का सूत्र -v/u या फिर h डैश बटा h, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्या है? अवतल लेंस सदैव प्रतिबिंब बनाता है, सीधा एवं छोटा, सीधा एवं बड़ा, उल्टा एवं छोटा, उल्टा एवं बड़ा। तो याद रखिएगा, अवतल लेंस जो बनाता है प्रतिबिंब, ये सीधा एवं छोटा बनाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़िए। क्या है? आंख के रंगीन भाग को कहते हैं, ठीक है। तो कॉर्निया, परितारिका या रेटिना, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आंख के रंगीन भाग को हम लोग परितारिका कहते हैं। इसके दूसरे शब्दों हम लोग आइरिस कहते हैं। आइरिस और परितारिका एक ही चीज है, ठीक है। तो आंख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? परितारिका या फिर आइरिस कहते हैं। तो दोनों में कोई भी ऑप्शन रहेगा, आपको सही करना है, ठीक है। हाँ, एक और सवाल इसमें पूछता है कि मानव के मनुष्य में, मतलब मानव के आंखों में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो याद रखिएगा रेटिना पर, ठीक है। और रेटिना का भी दूसरा नाम क्या है? दृष्टिपटल। क्या है? दृष्टिपटल, ठीक है। तो याद रखिएगा कि मानव का आंख है ना, मानव के आंख में वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टिपटल पे या फिर रेटिना पे बनता है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्या है? जरा दृष्टि दोष को दूर करने में किस लेंस का उपयोग होता है? तो याद रखिएगा, जरा दृष्टि दोष मतलब कि ना निकट ना दूर, मतलब दोनों, जिसमें दोनों हो, ठीक है। निकट दृष्टि दोष भी प्रॉब्लम हो और दूर दृष्टि दोष, उसको हम लोग जरा दृष्टि दोष कहते हैं। और उसमें द्विफोक्सी का यूज होता है, मतलब उसमें अवतल लेंस भी होता है और उत्तल लेंस भी होता है। तो दोनों लेंस का चश्मा होता है उसमें, ठीक है। उसी से इसको क्या किया जाता है? दूर किया जाता है। देखते हैं ना, जो ज़्यादा एज के हो जाते हैं, जो ज़्यादा एज के बुढ़े हो जाते हैं या बुढ़ी हो जाती है, ठीक है, तो उनको यही द्विफोक्सी वाला यूज होता है, ठीक है। नज़दीक भी उसको नहीं दिखाई देता और दूर वाला भी नहीं दिखाई देता, तो उसको अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों वाला चश्मा यूज होता है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़िए। क्या है? विभव का विभवांतर का एसआई मात्रक है, ठीक है। तो ये ओल्ट होता है। क्या होता है? ओल्ट। चलिए ओम का नियम से क्या होता है? ओम का नियम क्या होता है बच्चों? तो V बराबर आई आर, V बराबर आई आर, ठीक है। तो कहाँ पे ऑप्शन? तो ऑप्शन नंबर तीसरा है, ठीक है। V बराबर क्या है? आर आई, आर आई बोलो या आर आई बोलो, ठीक है। तो बात बरोबर है, ठीक है। क्यों? क्योंकि R को I से गुना करो या I को R करो, मतलब कि 5 को 4 से गुना करो या 4 को 5 से करो, बात बरोबर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है, तो प्रत्यावर्ती धारा की जो आवृत्ति होती है वो 50 हर्ट्ज होती है बच्चों, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सभी प्रकार के ऊर्जा स्रोत का स्रोत है, ठीक है। तो सभी प्रकार के ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य है, ठीक है। क्या है? सूर्य है जो है सभी प्रकार के ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्या दिया हुआ है? अभिक्रिया CuSO4 और FeSO4 प्लस Cu किस प्रकार की अभिक्रिया? देखिए यहाँ पे जो ये दिया हुआ है अभिक्रिया, इसको हम लोग लिख देते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे मिस हुआ है, ठीक है। CuSO4 है, ठीक है, और प्लस में Fe है, ठीक है, और यहाँ पे डाइस है, ठीक है। इस दोनों को अभिक्रिया करवाने के बाद हमारा बन रहा है FeSO4,
ठीक है, और प्लस Cu, ठीक है, ये हमारा बन रहा है। ठीक है, तो बताइए कौन सी विक्रिया है। तो आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे कॉपर सल्फेट था और फेरस अलग था। ठीक है, जब यहाँ पे अभिक्रिया करवाएं तो फेरस और सल्फेट की दोस्ती हो गया और कॉपर को विस्थापित कर दिया, तो ये विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। कौन सी विक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की विक्रिया है। तो साग सब्जियां कंपोस्ट होकर बनना, तो ये ऊष्माक्षेपी है। कौन सी विक्रिया है, ऊष्माक्षेपी। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। परवल क्षारक है, तो याद रखिएगा परवल क्षारक इनमें से अगर देखें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH ये क्या है, परवल क्षारक है, याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। धोने का सोडा का सूत्र क्या है। तो धावन सोडा का जो सूत्र है, धोने का सोडा का सूत्र है वो आपका सोडियम कार्बोनेट 10 जल, 10 जल है ना, 10 जल, याद रखिएगा। सोडियम कार्बोनेट 10 जल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, और ध्यान रखना सोडियम कार्बोनेट है, यहाँ पे देखिए हाइड्रोकार्बोनेट भी है, तो ये नहीं होगा, सोडियम कार्बोनेट डायरेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। धातु जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, तो सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम या फिर ये सोना। तो सोना जो है बच्चों, ये आपका Au जो है सोना, ये क्या है, स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है ये धातु। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़िए। कांसा मिश्र धातु है, तो कांसा जो मिश्र जो धातु है बच्चों, ये आपका तांबा, ठीक है, कॉपर और आपका टीन का है। ठीक है, तांबा और टीन का है, तांबा और टीन का है, याद रखिएगा। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्या दिया हुआ, एल्केन का सामान्य सूत्र है। ठीक है, तो एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है, एल्केन, केन बोल रहा है, तो CnH2n प्लस 2। ठीक है, प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, एल्केन का, और एल्कीन पूछता तो CnH2n, और एल्काइन पूछता तो CnH2n-2। ठीक है, एथेन का आणविक सूत्र क्या है। ठीक है, तो एथेन का आणविक सूत्र क्या है आपका, C2H6। ठीक है, C2H6। अब इनमें कितने सहसंयोजक आबंध है। ठीक है, तो सहसंयोजक आबंध जो मतलब कि दो तत्वों के बीच इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। देखिए सी कितना ठो है, 2 ठो है। ठीक है, तो देखेंगे अभी इसका सहसंयोजक आबंध कितना ठो है। ठीक है, तो देखिए H के ठो है, 6 ठो है ना, तो यहाँ पे एक आबंध हो जाएगा, यहाँ पे 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 हो जाएगा। देखते हैं, 1H, 2H, 3H। पहले इसको आप लोग को चित्र ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, H केट हो गया जी, 3 और 3 6, बिल्कुल हो गया ना, 6 ठो। अब देखते हैं आबंध केट हो है इसमें, तो आबंध जोड़ो तो केट हो है यहाँ पे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 और 1 दे 7, 7 ठो है, तो कितना हो जाएगा, 7। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है। तो परमाणु संख्या। क्या है, परमाणु संख्या, याद रखिएगा। आधुनिक आवर्त सारणी जो है तत्वों का जो वर्गीकरण किया गया है, जो बांटा गया है, वो परमाणु संख्या के आधार पर बांटा गया है। प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या होती है। तो प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, याद रखिएगा। प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या 2 होती है, और दूसरा और तीसरा में 8 होता है। ठीक है, दूसरा और तीसरा में कितना होता है, 8 होता है, और चौथा और पांचवा में 18 होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो पहला में अगर पूछेगा, ठीक है, प्रथम आवर्त में बोलेगा तो 2, और दूसरा तीसरा में बोलेगा तो 8। ठीक है, चाहे दूसरा पूछ दे चाहे तीसरा पूछ दे, तो 8 लिखना है। ठीक है, और चौथा पांचवा में पूछे तो आपका 18 लिखना है। ठीक है, तो इतना याद रहेगा ना, बिल्कुल उम्मीद है कि याद होना चाहिए। तो ये आपका दूसरा बोला है, तो इसमें आपका 2 हो जाएगा, पहला बोला इसलिए, है ना। 21 नंबर सवाल दिया है, कुटपाद किसमें पाया जाता है। तो हम लोग कितना बार पढ़ चुके हैं, अमीबा में। अमीबा में क्या होता है, कुटपाद होता है। ठीक है, उसी से वो क्या करता है, कुटपाद से भोजन को ग्रहण करता है। चलिए अगले सवाल की तरफ देखते हैं हम लोग। पौधों में जल तथा खनिज का लवण का संवहन कौन करता है। तो आपको बताया, पौधे जो जल का वहन कौन करता है, जाइलम करता है। ठीक है, और भोजन का वहन कौन करता है, फ्लोएम, याद रखिएगा। ठीक है, चलो, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं सिनेप्स कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, सिनेप्स। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। प्रकाश की ओर प्रवाह की गति कहलाती है। तो वो कहलाता है प्रकाशनुवर्तन। ठीक है, क्या कहलाता है, प्रकाशनुवर्तन। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। मलेरिया परजीवी का नाम है। ठीक है, मलेरिया परजीवी का नाम है, किसका नाम है बच्चों। तो मलेरिया जो परजीवी का नाम है, ये आपका प्लाज्मोडियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लाज्मोडियम। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पुनः विकसित अंडाशय क्या होता है। तो फल होता है। क्या होता है, फल। पुनः विकसित जो अंडाशय होता है वो होता है फल। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना। तो मटर को चुना था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। 28 नंबर सवाल दिया हुआ है,
प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है? क्या कहलाता है? डार्विनवाद। क्या कहलाता है? डार्विनवाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का जो विकास है वो डार्विनवाद कहलाता है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सर्वोहरी है? ठीक है, तो कुत्ता। कुत्ता क्या है? सर्वाहारी। सर्वाहारी किसको बोलते हैं हम लोग? जो मांसाहारी भी हो और शाकाहारी भी हो, है ना, ये दोनों चीज़ को खाता है। सर्वाहारी भी और मांसाहारी भी दोनों है। खादिन पाए जाते हैं, तो खादिन किस में पाए जाते हैं बच्चों? तो ये राजस्थान में, झारखंड में, असम में, नागालैंड में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कुछ सब्जेक्टिव सवाल जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए पहला सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट, प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं? स्पष्ट करें। ठीक है, प्रवर्तन पूछा जाता था, अब अपवर्तन भी पूछ सकता है। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं? स्पष्ट करें। ठीक है, तो प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो इसकी दिशा एवं गति में परिवर्तन होता है। विभिन्न माध्यम में प्रकाश की गति में परिवर्तन के फलस्वरूप प्रकाश की दिशा में हुए परिवर्तन को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। समझ में आया कि अगर प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अगर प्रवेश करती है तो इसकी दिशा और गति क्या हो जाती है? परिवर्तन हो जाती है। जैसे कि मेरे प्यारे बच्चों, कि ये मान लो कि ऊपर हवा है और यहाँ से प्रकाश आ रहा है। ठीक है, आ रहा है इस तरीके से, और ये क्या है? ऊपर में विरल माध्यम है। ठीक है, नॉर्मल माध्यम है। ठीक है, और नीचे क्या है? आपका पानी है, और पानी क्या है? सघन माध्यम है। तो यहाँ इस तरीके से प्रकाश यहाँ पे जैसे जैसे टच होगा बच्चों, तो ये जो प्रकाश है इस तरीके से मुड़ जाएगा, एकदम टेढ़ा हो जाएगा थोड़ा सा। मतलब कि अभी था एकदम पूरा सीधा ऐसे जाता है, लेकिन ये थोड़ा सा क्या हो रहा है? टेढ़ा हो जा रहा है। आप देखे होंगे कि आप पानी में ये टॉर्च को पानी में अगर इस तरीके से दिखाते होंगे तो देखे होंगे कि इधर से सीधा जा रहा है, वहाँ पे टेढ़ा मुड़ जा रहा होगा। तो इस तरीके से इसी को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। मतलब कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो इसकी दिशा क्या हो जाती है? बदल जाती है। इसकी गति और परिवर्तन में क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। ठीक है, विभिन्न माध्यम में प्रकाश की गति में परिवर्तन के फलस्वरूप प्रकाश की दिशा में हुए परिवर्तन को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को आप अच्छे से याद कर लेंगे। देखिए अगला सवाल जो दिया हुआ है आपका, कि यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण के सम्मुख ध्रुव P तथा फोकस F के बीच रखी जाए तो किरण का आलेख प्रतिबिंब की रचना करे। ठीक है, किसके किसके बीच बोल रहा है जी? ध्रुव F, P के बाद और F के बीच, है ना, P के और F के बीच। देखिए यहाँ पे रखने बोल रहा है। ठीक है, और किस दर्पण को बोल रहा है? अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण जब भी बोलेगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, तो ये फोकस और ध्रुव के बीच में अगर हम रखेंगे तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा ये पीछे बनेगा। दर्पण के किधर बनेगा? पीछे बनेगा, याद रखिएगा। ठीक है, देख सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पे रखें हम, ये यहाँ से टच होकर के ऐसे टच हुआ और ये इधर से टच होकर के यहाँ से फिर F से रिटर्न हुआ है। ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बना? पीछे बना। और क्या बना? सीधा बना। क्या बना? इधर सीधा बना। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्या है कि निकट दृष्टि दोष एवं दूर दृष्टि दोष में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष किस कहेंगे? देखिए निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, इसी तरीके से आपको कॉलम बना लेना एग्जाम में। ठीक है, निकट की वस्तुएं साफ साफ दिखाई देती है। निकट दृष्टि दोष में क्या होती है? निकट की वस्तुएं साफ साफ दिखाई देती है। ठीक है, और इसी तरीके से दूर में क्या होता है? दूर की वस्तुएं साफ साफ दिखाई देती है। पहला अंतर हो गया। लेकिन दूसरा अंतर में क्या लिखेंगे? दूर की वस्तुएं साफ साफ दिखाई नहीं देती है। निकट की वस्तुएं साफ साफ दिखाई देता है, लेकिन दूर वाला साफ नहीं दिखाई देता। 2 पॉइंट यहाँ पे बन गया। इसी तरीके से यहाँ अगर दूर दूर का साफ दिखाई देता है तो निकट की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देता है। क्लियर है? 2 पॉइंट बन गया। तीसरा पॉइंट, ठीक है, 3 नंबर का आएगा तो 3 पॉइंट आप आराम से लिख सकते हैं। इसे अवतल लेंस से दूर किया जा सकता है। इसे अवतल लेंस से दूर किया जा सकता है। ठीक है, और इसको उत्तल लेंस से दूर किया जा सकता है। तो ये 3 पॉइंट लिख देंगे बच्चों तो हो जाएगा आपका। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। जब लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग बदल जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब लोहे की कील कॉपर के सल्फेट विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है भाई? ठीक है, तो देखिए लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देती है। ठीक है, और आयरन सल्फेट बनाती है। आयरन सल्फेट बनने के कारण कॉपर सल्फेट का गहरा नीला रंग हल्के रंग में बदल जाता है। ठीक है, हल्के हरे रंग में बदल जाता है। ठीक है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो क्या होता है? कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर क्या हो जाता है? विस्थापित कर देता है और आयरन सल्फेट बनाता है। और आयरन सल्फेट बनने के कारण क्या होता है? कॉपर सल्फेट का गहरा नीला रंग हल्के हरे रंग का हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल में आप देख लीजिए बच्चों, क्या है सो, जैसे फेरस है ना, जब कॉपर सल्फेट के विलयन में हम जब फेरस को डुबोते हैं, ये क्या है? अधिक अभिक्रियाशील धातु है। अब क्या हो रहा है? ये यहाँ पे इन दोनों का अभिक्रिया करवाएं तो यहाँ पे फेरस सल्फेट बन गया।
ठीक है, और कॉपर को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। तो जो कि पहले का जो विलयन था वो कैसा था, नीला था, लेकिन जब फेरस सल्फेट बन गया ना तो यहाँ पे हरा कलर का हल्का हो गया, ठीक है, हल्के हरे कलर का। तो ये आप इसका एग्जाम्पल लिख लेंगे। अब हम लोग साबुन और अपमार्जक में अंतर लिखेंगे, ठीक है, कि साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर है। तो देखिए साबुन और इधर अपमार्जक। तो साबुन में यह उच्च वसा अम्लों के सोडियम लवण है, यह उच्च वसा अम्लों के क्या है, सोडियम लवण है। और अपमार्जक यह लंबी श्रृंखला वाले सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण है, ठीक है। और दूसरा में लिखेंगे यह जल में कम घुलनशील है। जो साबुन है ना, जल में कम घुलता है और यह जल में अधिक घुलनशील है, ठीक है। ये अपमार्जक मतलब आप सर्फ समझ लो, ठीक है, सर्फ है आपका, ठीक है। तो साबुन कम घुलता है और ये आपका ज़्यादा घुलता है। और क्या है, साबुन जैव अपघटनीय होते हैं, ठीक है। और इसमें लिखेंगे इसमें सफाई की क्षमता अधिक होती है, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखे हम, अच्छा यहाँ पे तीसरा पॉइंट यहाँ था ना, हाँ, तो इसमें सफाई की क्षमता कम होती है और इसमें सफाई की क्षमता ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट हो गया। एक और पॉइंट लिखना चाहते हैं तो ये भी लिख सकते हैं, साबुन जैव अपघटनीय होते हैं तथा परिवर्तन को क्षति नहीं पहुंचाते हैं, और अपमार्जक जैव अपघटनीय होते हैं, ये जल प्रदूषण को कारक है, ठीक है। तो अपमार्जक जो है ना, ये जल को प्रदूषित करता है और साबुन जल का प्रदूषित नहीं करता है, ठीक है। और साबुन जो है ये सफाई थोड़ा कम करता है और ये जो है सफाई ज़्यादा कर देता है, ठीक है। यह जल में कम घुलनशील है और अपमार्जक जल में ज़्यादा घुलनशील है। तो ये 3 पॉइंट तो ऐसे याद हो गया। चलो आगे देख लो, क्या है, समूह में ऊपर से नीचे जाने वाले परमाणु का साइज कैसा परिवर्तन होगा। तो समूह में ऊपर से नीचे जाने वाले परमाणु का आकार बढ़ता है क्योंकि तत्वों के परमाणु में कक्षों की संख्या बढ़ती जाती है। कक्षा की संख्या बढ़ने से परमाणु का आकार भी क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है। तो इससे भी आप लोग अच्छे से याद कर लेना, ठीक है, कि समूह के ऊपर से नीचे जाने से परमाणु का साइज में कैसा परिवर्तन होता है, तो बढ़ता है, ठीक है। क्या होता है, बढ़ता है, चूंकि उसकी परमाणु संख्या भी बढ़ जाती है, उसके कक्षों की संख्या भी बढ़ जाती है। अगला सवाल देखो क्या है, मनुष्य के पाचन तंत्र में वसा का पाचन किस प्रकार होता है, ठीक है। तो देखिए हम इसमें वसा का पाचन आप लोग को लिख दिए हैं। क्या है, पक्वाशय में पित्त से मिलने वाला वसा का पायसीकरण होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट में आप लिखेंगे कि अग्न्यसायिक रस में पाए जाने वाला लाइपेज नामक पाचक रस पायसीकृत वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं पायसीकृत वसा लाइपेज मिल करके किस में बदल दे रहा है, वसीय अम्ल ग्लिसरॉल में, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट लिखेंगे वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल छोटी आंत में पाए जाने वाले दीर्घ रोम, ठीक है, दीर्घ रोम होते हैं, ठीक है, वे अंदर लिम्फ वाहिनियों में सोख लिए जाते हैं जहां वे रुधिर तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो इससे भी आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए लास्ट सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, प्रत्येक परितंत्र में गत्यात्मक तंत्र होता है कैसे, ठीक है। मतलब प्रत्येक परितंत्र में गत्यात्मक मतलब गतिशील तंत्र होता है, तो कैसे होता है भाई, ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि पौधे सूर्य की किरणें से प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये तो पता है आपको, पौधे जो है सूर्य की किरणों के मदद से क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन प्राप्त करते हैं। पौधे को शाकाहारी जंतु खाते हैं। जो पौधा है इसको शाकाहारी जंतु खाते हैं, जैसे टिड्डा हो गया, बकरी हो गया, ये सब है ना। टिड्डा मान लो, टिड्डा यहाँ पे हो गया। और उसके बाद देखिए शाकाहारी जंतु को मांसाहारी जंतु खाते हैं, जैसे कि जो टिड्डा को कौन खा रहा है, तो टिड्डा को कौन खा रहा है, तो टिड्डा को मेंढक खा रहा है, ठीक है। सर्वाहारी जंतु सबको खाता है, सर्वाहारी जो जंतु है ना, मतलब कि वो सबको खाता है। उसकी मृत्यु के बाद मृत शरीर का अपघटन सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। तो अब जो मान लो उच्च जो उपभोक्ता है, जो ऊपर का उपभोक्ता है, वो मान लो कि मर जाता है, ठीक है। तो मरने के बाद क्या होता है, उसका अपघटन होता है, सूक्ष्म जीव उसको क्या करते हैं, फिर से खाने लगते हैं। अपघटित पदार्थ मिट्टी में मिल जाते हैं जिन्हें पौधे पुनः अवशोषित कर लेते हैं। अब क्या हुआ कि जो अपघटित हुआ तो वो जो पदार्थ है वो मिट्टी में मिल गया, तो मिट्टी में मिल गया तो वहाँ जो पौधा है उसको अवशोषित कर लिया। तो इस प्रकार परितंत्र के सभी घटकों के बीच क्या होती है, गत्यात्मक संबंध होते हैं। मतलब कि पौधे से स्टार्ट हुआ और पौधे ही उसको क्या किया, अवशोषित कर लिया, ठीक है। समझ में आ रहा बात नहीं, ठीक है। देखिए फिर से समझिए, पौधे शाकाहारी जंतु को खाता है, ठीक है, शाकाहारी जंतु खाता है पौधे को, मतलब कि टिड्डा खा रहा है, और टिड्डा को कौन खा रहा है, तो मेंढक खा रहा है, मेंढक को कौन खा रहा है, सांप खा रहा है, सांप को कौन खा रहा है, बाज खा रहा है, ठीक है। मान लो जो उच्च उपभोक्ता है तो वो कभी ना कभी मरेगा ही, वो तो मृत होगा ही, तो उसका मृत शरीर क्या होता है, सूक्ष्मजीव फिर से खाने लगते हैं उसका,
ठीक है। अब सूक्ष्मजीव खाने लगते हैं तो बाकी जो अवघटित जो पदार्थ है वो कहाँ मिल जाता है, मिट्टी मिल जाता है, और मिट्टी से फिर क्या करता है, पौधे फिर उसे अवशोषित कर लेते हो। तो इस तरीके से क्या है, ये जो चक्र है बच्चों, यही क्या बोल रहा है, परितंत्र के घटकों के बीच क्या है, एक गत्यात्मक संबंध है, एक गतिशील संबंध है। ठीक है, तो ये आप लोग अच्छे से लिख लेना, अच्छे से समझ लेना। ठीक है, तो ये था मेरे प्यारे बच्चों आप लोग को ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ऑब्जेक्टिव सवाल भी और सब्जेक्टिव सवाल भी, ठीक है, जो कि आपको सारे चीज़ समझ में आ गया होगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, सारे अब ये वीडियो को आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना है। ठीक है, और बाकी कोई दिक्कत है आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।